नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारत के घटते हुए फॉरेक्स के बारे में, विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में। आप देखेंगे कि सितंबर से लेकर अब तक लगभग 45 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट चुका है। क्या है इसका मतलब, क्या है इसका कारण और इकोनॉमी में क्या होगा इसका इंपैक्ट, इसका हम लोग करेंगे विश्लेषण। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों भारत में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जिसे हम लोग एक्सचेंज रेट कहते हैं, ये पूरी तरीके से मैनेजमेंट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें, कहां पे इन्वेस्टमेंट करें जिससे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके, और रेट को किस तरीके से एक रेशनल लिमिट में रखा जाए ताकि इकोनॉमी के जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, वो बेहतर बनी रहे। ये सब कुछ आरबीआई करता है। आरबीआई ने अभी 29 अप्रैल 2020 को जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा दिया है, जरा उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जो 29 अप्रैल 2019 का डेटा है, जो सबसे रिसेंट डेटा है, एक सप्ताह पहले का वो डेटा देता है, तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो भारत में 597.72 बिलियन डॉलर है। फिर से सुनिए, लगभग 600 बिलियन डॉलर से लगभग 2-3 बिलियन डॉलर कम, 597 बिलियन डॉलर है। जब मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेक्स की बात करता हूं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसी को हम लोग शार्ट में फॉरेक्स शब्द यूज करते हैं। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, यूपीएससी में पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, दूसरा होता है ऑफिशियल गोल्ड और तीसरा होता है रिजर्व ट्रांसपोजिशन विथ आईएमएफ। अगर आप आईएएस का पेपर देख रहे होंगे तो अभी 2 साल पहले प्रीलिम से पूछा गया था आरटीपी विथ आईएमएफ क्या होता है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन विथ आईएमएफ क्या है। तो आइए इसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि किस तरह डिक्लाइन हुआ है, क्यों डिक्लाइन हुआ है। देखो, जो भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है फॉरेक्स है, इस समय 597.72 बिलियन डॉलर है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी एसेट्स ऐसे इंटरनेशनल करेंसी हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जैसे भारत का जो रुपया है आपके भारत के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, इकोनॉमिक बाउंड्री में हर जगह एक्सेप्टेबल है। इसी तरीके जो फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं वो आप समझो इंटरनेशनल मनी है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा डॉलर, इसमें आएगा यूरो, इसमें क्या आएगा येन, इसमें क्या आएगा पाउंड, इसमें क्या आएगा युआन। ये जो पांचों करेंसी हैं ये फॉरेन करेंसी एसेट्स का पार्ट है। और आप देखोगे भारत के 597 जो बिलियन डॉलर है, इसमें 532.82 बिलियन डॉलर जो है फॉरेन करेंसी एसेट्स का है। विदेशी जो है करेंसी संपत्तियों का है, जो डॉलर के फॉर्म में है, यूरो के फॉर्म में, पाउंड के फॉर्म में, येन के फॉर्म में, युआन के फॉर्म में। लगभग 90% आप देखोगे हमेशा फॉरेन एक्सचेंज का जो पार्ट होता है वो फॉरेन करेंसी एसेट्स के रूप में है। और ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं 29 अप्रैल 2020, ये जो है आरबीआई के साइट से मैंने लिया हुआ है। यही सबसे रिसेंट डेटा है क्योंकि एक सप्ताह पहले का डेटा इस पे होता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स के बाद दो भारत में दूसरा बड़ा जो है पार्ट होता है वो ऑफिशियल गोल्ड का होता है। जब मैं यहां गोल्ड कहता हूं तो यहां पे उस गोल्ड की बात नहीं हो रही है जो देश में ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जा रहा है, जिसे महिलाएं यूज कर रही है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इसमें उस गोल्ड की बात कर रहे हैं जो आरबीआई के पास गोल्ड है उसकी, और उसकी जो वैल्यू है लगभग 41.6 बिलियन डॉलर के आसपास है। और जो सबसे कम पार्ट है, इसको देखो, ये भी पूछा जाता है कि किस क्रम में है, तो सबसे कम पार्ट है रिजर्व ट्रांसपोजिशन विथ आईएमएफ। जब आप आईएमएफ का सदस्य बनते हैं तो आपको नेसेसरी सब्सक्रिप्शन पे करना होता है, उसके आधार पे आपका कोटा बनाया जाता है। उस कोटा के बराबर आरटीपी आपको वो देता है कि जब भी आप कभी संकट में होंगे तो आप उसे यूज कर लेंगे। तो ये 18.2 बिलियन डॉलर का जो है हमारे पास आईएमएफ में आरटीपी है। सब मिला के लगभग आप देखिए 597.2 बिलियन डॉलर का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूं कि जब 1991 में भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी तो भारत के पास 1.2 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। 1.2 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार इतना ही था कि कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक ही हम इंपोर्ट अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाते। इंडिया भी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, वैसे ही खराब आप समझिए जैसे कि आजकल श्रीलंका की हालत खराब है, पाकिस्तान की हालत खराब है। अगर आप श्रीलंका में देख लो तो इस समय विदेशी मुद्रा भंडार 100 मिलियन डॉलर के आसपास बचा हुआ है। अब जरा सोचो, कहां हम बिलियन की बात कर रहे हैं, वहां 100 मिलियन, मतलब उसके पास बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो दोस्तों जब हम शुरू किए थे 91 में ग्लोबलाइजेशन का दौरा है, एलपीजी प्रोग्राम, तो उस समय भारत की भी स्थिति ऐसी थी, 1.2 बिलियन डॉलर 2 सप्ताह के इंपोर्ट लायबिलिटी को आप सिर्फ फुलफिल करने की सिचुएशन में थे। और
किस तरीके से हम लोग जो है ये $600 बिलियन का डेटा पार किया। मैं आपको बताऊं कि जो भारत में जो मैक्सिमम जो आरबीआई डेटा देता है वो सितंबर 2021 में आप देखोगे 642.45 बिलियन डॉलर था। मतलब जो भारत में अब तक का जो हाईएस्ट पीक रहा है विदेशी मुद्रा भंडार वो 642.45 बिलियन डॉलर रहा, और ये सितंबर 2021 का आंकड़ा है। कुल मिलाजुला के 6 महीने पहले का डेटा है जो 642। तो पिछले 6 महीने में लगभग $45 बिलियन यहां से निकाला गया है पैसा, और कहीं ना कहीं भारत से आउटफ्लो हुआ है। तो ये जो डेटा है ये क्या कह रहा है, आखिर में ऐसा क्या हुआ होगा, रीजन क्या है? देखो, सबसे बड़ा जो रीजन है वो होता है हमेशा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो घटी होती या फ्लक्चुएशन होता है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करते हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट, देखिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपके फिजिकली आपके इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जैसे कि मान लो कि रिबॉक है, एडिडास है, प्यूमा है, कोका कोला है। ये जो कंपनियां हैं एक तरीके से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में है या फिर एक इंटरेस्ट लिंक है इकोनॉमी के साथ। लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जो आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो वो बड़ी तेजी से वो देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या सिचुएशन है, कहां मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिलता है। जहां उनको लगता है कि ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा वो कैपिटल तुरंत अपना फ्लाइट करते हैं, यहां से वहां मूव कर देते हैं। तो आप देखोगे जो सबसे बड़ा रीजन है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो है। अभी आप देखोगे जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है वो कई बार अपने जो रेट है उसको चेंज कर रहा है। अभी आपने देखा कि आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट से अपना रेपो रेट बढ़ा दिया। इसका रीजन यही था, अगर 3 दिन पहले आरबीआई 40 पॉइंट बेसिस पे रिपो रेट नहीं बढ़ाता तो इतना ज्यादा कैपिटल फ्लाई होता कि अपना मार्केट एकदम से धराशायी हो जाता। आजकल जो अमेरिका में सुधार चल रहे हैं और वहां पे जो फेडरल रिजर्व सिस्टम अपने रेट को बढ़ा रहा है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, कि भारत से बेहतर सिचुएशन में है कि हम यूएस में जाएं, वहां के सिक्योरिटी को परचेज करें, वहां पे हम पैसा लगाएं तो ज्यादा रिटर्न्स मिल सकेगा। तो जितने भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं फॉरेन, वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि कहां हमको बेहतर रिटर्न्स मिलेगा। उनको लग रहा है कि अमेरिका की स्थिति इस समय स्ट्रांग है, वहां के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो भारत से पैसा निकाल के अगर हम लोग यूएस में स्विच करेंगे तो ज्यादा उनको बेनिफिट होगा। इसीलिए वो यहां से बहुत बड़े पैमाने पे पैसे को निकालें। अगर आप पिछले महीने की बात करेंगे तो सिर्फ पिछले महीने में लगभग $2.7 बिलियन का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला है, और वहां से उन्होंने जो है यूएस में इसको ले गया या डिफरेंट कंट्रीज में जहां उनको लगता था कि ज्यादा बेटर रिटर्न हो सके। तो सिर्फ प्रीवियस वीक में, मैं पिछले सप्ताह की बात कर रहा हूं, $2.69 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है। अगर आप देखोगे सितंबर 21 से लेके अब तक तो $21.5 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के द्वारा। मतलब लगभग जो मैं $45 बिलियन की डिक्लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें से आधा तो सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने यहां से पैसा निकाला हुआ है। उनको लगता है कि यहां से बेहतर सिचुएशन कहीं दूसरा है, जहां हमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा वहां पैसे को हम लगाएंगे। तो यहां जो कारण रहा है आप समझ रहे हैं, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल क्यूज की स्थिति है, जो दूसरे देश के सेंट्रल बैंक अपने रेट्स को घटा या बढ़ा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहां से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा विथड्रॉ कर रहे हैं और करेंसी को लेके जा रहे हैं। देखो, जब भी आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार घटेगा तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जब भी देखो करेंसी यहां से आउटफ्लो ज्यादा होगी, इनफ्लो कम होगी, तो फॉरेक्स घटेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका जो सीधा सा फंडा है, इसको थोड़ा सा आप समझ लो तो हमेशा आपके काम आएगा कि क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका क्या पड़ता है। देखो, यहां पे सोचो जरा आप लोग कि एक तरीके से क्या होता है, कैपिटल आउटफ्लो ग्रेटर देन कैपिटल इनफ्लो। ये सिचुएशन है आज की डेट में, यही सिचुएशन है कि जितनी जो है विदेशी पूंजी आ रही है उससे ज्यादा विड्रॉ कर रही है। ऐसे में जब कैपिटल आउटफ्लो ज्यादा होगा कैपिटल इनफ्लो से, तो आरबीआई का जो फॉरेक्स है वो डिक्लाइन करेगा। मतलब जो उसके पास यूरो है, उसके पास डॉलर्स है, एन है, युआन है, वो डिक्लाइन करेगा। ऐसे में जब फॉरेक्स डिक्लाइन करता है दोस्त, तो जो फॉरेन करेंसी होती हैं असेट्स, इसकी प्राइसेज बढ़ जाती हैं, प्राइसेज इंक्रीज कर जाती हैं, और इसको हम बोलते हैं अप्रेसिएशन। इसी के लिए हम शब्द यूज करते हैं अप्रेसिएशन। यहां पे देखो, चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी डॉलर है, तो आप इसको कह सकते हो अप्रेसिएशन ऑफ डॉलर। और इसका जो सेकेंडरी इफेक्ट होगा वो होगा डेप्रिसिएशन ऑफ रूपीज, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि कैपिटल फ्लाइट आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है, और फॉरेक्स एक्सचेंज जो रिजर्व वो घट रहा है। अभी मैंने बताया कि $645 बिलियन से घट के
597 बिलियन डॉलर है। तो जो ही ये फॉरेक्स घटा तो जो कम होगा वो कीमती हो जाएगा। यही एक नियम है प्रकृति का कि जो कम है वो कीमती है। मतलब जब डॉलर ही कम हो गया तो डॉलर कीमती हो जाएगा, उसकी जो उसका एप्रिसिएशन हो जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो रूपी है उसका डिप्रिसिएशन हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अभी आप देख रहे हो कि वर्तमान में जो $1 है वो कहीं ना कहीं 76.96 रुपीज पे चला गया। अब जरा देखो, अगर आप रिकॉर्ड देखोगे हिस्टोरिक लेवल पे लगभग $1.77 का हो गया। जितना ज्यादा यहां से करेंसी फॉरेन इन्वेस्टर्स निकालेंगे दोस्तों, उतना ज्यादा डॉलर एप्रिसिएट करता जाएगा, रूपी डिप्रिसिएट करती जाएगी, रूपी की वैल्यू घटती जाएगी। अगर और भी ज्यादा यहां से कैपिटल फ्लाइट होगा तो आप देखिए और भी ज्यादा डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। जब डॉलर यहां से विदेशी इन्वेस्टर्स निकालते हैं और रूपी की वैल्यू घटने लगती है, जैसे कि मैंने बताया कि देखिए 77 रुपीज के आसपास जाना जाता है, जब जाता है तो आरबीआई ऐसे में हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठता है। आरबीआई का मैंने काम ही बताया कि एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को वो अच्छे से मैनेज करता है और दूसरा फॉरेक्स रेट को भी मैनेज करता है। तो जब यहां से डॉलर जाने लगता है तो वो रेट को एक रेशनल लिमिट में लाने का प्रयास करता है आरबीआई। वो चाहता है कि जो डॉलर के रेट है वो जो है 70 से लेकर 75 के बीच में बने। तो इसके लिए वो अपने स्टॉक से डॉलर सेल करना शुरू करता है ओपन मार्केट में। जितना ज्यादा वो मार्केट में डॉलर को सेल करेगा, जितना डॉलर की सप्लाई बढ़ाएगा, डॉलर के रेट घटने लगेंगे। लेकिन जितना वो सेल करेगा उसके रिजर्व भी तो घटने लगेंगे। तो कुल मिलाजुला के आप ये समझिए कि जब रूपी की वैल्यू डिप्रिसिएट करने लगती है तो आरबीआई स्टेबलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट करता है, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ओपन मार्केट में डॉलर सेल करता है ताकि डॉलर के वैल्यू को घटाया जा सके, रूपी के वैल्यू को मेंटेन किया जाए। उल्टे सिचुएशन में अगर इनफ्लो बहुत हो जाए डॉलर का तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा। अगर इस फार्मूला को उल्टा हम कर दें कि इनफ्लो बहुत हो आउटफ्लो कम हो तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा उतना ही ज्यादा जो फॉरेन करेंसी है डॉलर है उसका जो है डिप्रिसिएशन होगा और रूपी एप्रिसिएट करने लगेगा। यह भी एक सही सिचुएशन नहीं है। आरबीआई हमेशा यह प्रयास करता है कि एक लिमिट में हम लोग रखें वैल्यू को, डॉलर और रूपी को। ऐसे में वो क्या करता है, ओपन मार्केट से डॉलर खरीद के अपने कोष में रखता है और रूपी को इशू करता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं आरबीआई की स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, जो यूपीएससी में पूछा गया है प्रश्न कि व्हाट इज द स्टेबलाइजेशन पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ओपन मार्केट में जब उसको लगता है कि डॉलर बहुत ज्यादा हो गया है तो डॉलर को क्या करता है, सेल करना। जब कम हो जाता है तो ओपन मार्केट सेल करना शुरू कर देता है, और जब उसको यह लगता है कि डॉलर बहुत ज्यादा आ गया है तो ऐसे में परचेज करना शुरू कर देता है। तो कुल मिलाजुला के वो स्टेबलाइज करने का प्रयास करता है कि डॉलर और जो रूपी की वैल्यू है वो एक रेशनल लिमिट में रह सके। साथ ही साथ जो भी उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है, जैसा कि आपने देखा कि 597 बिलियन डॉलर है, तो उसकी एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डॉलर को कहां पे डिप्लॉय करें जिससे कि उससे बेहतर रिटर्न्स मिल सके। तो वो जो है फॉरेन करेंसी एसेट्स के रूप में डिप्लॉय करता है, दूसरे देश के सेंट्रल बैंक के रूप में वो पैसे को रख सकता है, कुल मिलाजुला के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सका है ताकि उसके बेहतर रिटर्न्स मिल सके। तो कुल मिलाजुला के आप समझ चुके हैं कि जो फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है वो डिक्लाइन हो रहा है, बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आउटफ्लो की वजह से हो रहा है, और इससे जो है रूपी की वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट कर रही है और डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, जितना ज्यादा रूपी की वैल्यू डिप्रिशिएट करती है आपके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं बट इंपोर्ट आपके महंगे होते जाते हैं। इस चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा कि मैंने क्या बोला। इसका एक वीडियो भी मैंने बनाया है कि किस तरीके से रूपी के डिप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट ज्यादा जो बेनिफिशियरी होता है, उसका जो है मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे अपने बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।